गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं शालू। आज से हमने मध्यकालीन भारत का एक नया सीरीज़ स्टार्ट किया है। तो आप लोग जैसे जानते ही हैं कि मध्यकालीन भारत से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में। कोई भी एग्ज़ाम हो गया, एसएससी हो गया, सीजीएल हो गया, यूपीएससी हो गया, पीसीएस हो गया, जितने भी एग्ज़ाम्स हैं अच्छे खासे क्वेश्चन मध्यकालीन भारत से पूछे जाते हैं। तो आज से मैंने ये सीरीज़ स्टार्ट करी है और जैसे जैसे आप लोग का रिस्पांस आएगा, जैसे जैसे आप लोग इसको सपोर्ट हमको करेंगे, तो उसी हिसाब से हम मध्यकालीन भारत के बाद आधुनिक भारत और प्राचीन भारत का भी लेकर आएंगे। और आप हम भरोसा रखिए, हम एग्ज़ाम का जितनी भी तैयारी है आपको पूरी तैयारी कराएंगे और शॉर्ट वे में कराएंगे, शॉर्ट नोट्स कराएंगे, बहुत लेंदी नहीं देंगे। हाँ, छोटी छोटी चीज़ें हैं जिससे आपका जल्दी एग्ज़ाम के उससे कवर हो जाए पर्पज़ से। ठीक है, तो हम आज देख लेते हैं कि मध्यकालीन भारत को लेकर हम लोग कैसे चलेंगे, कैसे इस तरह पढ़ेंगे, उसकी स्ट्रेटजी आज देखेंगे। तो पहले तो हम लोग देखेंगे कि हर्षवर्धन का काल होता है प्राचीन भारत में। हर्षवर्धन के काल के पतन के बाद मध्यकालीन भारत का शुरुआत होता है 8वीं से 11वीं शताब्दी के बीच में। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि अरबों द्वारा सिंध की विजय, अरबों की सिंध पे विजय होती है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। फिर तुर्क लोगों का आगमन होता है, लेकिन तुर्क लोगों के आगमन से पूर्व हम लोग देखेंगे कि पहले भारतीय राजवंश कैसे थे। तुर्कों के आगमन से पूर्व भारतीय राजवंश कौन कौन से थे, उनकी व्यवस्था कैसी थी, वो लोग किस स्थिति में थे, उनकी प्रशासनिक व्यवस्था कैसी थी, सारी सैन्य व्यवस्था कैसी थी, इसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। समाज कैसा था वो देखेंगे। बहुत ज़्यादा नहीं देखना है, इसमें 2-4 ही इम्पॉर्टेंट हैं। ये जैसे राष्ट्रकूट वंश हो गया, चालुक्य वंश हो गया, चोल वंश हो गया, गुर्जर प्रतिहार राजवंश हो गया, तो इसके बारे में हम लोग देखेंगे। उसके बाद नीचे आते हुए पश्चिमी चालुक हैं, कलचुरी राजवंश है, पश्चिमी गंग वंश है। इसके बारे में ज़्यादा नहीं देखना है, बट हाँ थोड़ी थोड़ी चीज़ जानकारी रखनी है जिससे कि आपकी कनेक्टिविटी बैठती रहे। बस आपको ये देखना है कि अगर आप एक बार गो थ्रू हो जाएंगे इससे, तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि हाँ क्या क्या था, उससे फिर आप कनेक्ट करके और आगे बढ़ सकेंगे। फिर हम लोग देखेंगे पश्चिमी गंग वंश है, ठीक है, फिर पूर्वी गंग वंश है, होयसल राजवंश है, काकतीय राजवंश है, सेन राजवंश है, परमार राजवंश है, कर्नाट राजवंश जो था ये अपना मध्य वहाँ पे था, अफ़गानिस्तान में। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि मध्यकालीन जो युग है 12वीं से 18वीं शताब्दी तक, उसकी वो कर्नाट राजवंश के बीच का सल्तनत काल शुरू होने से पहले और कर्नाट वंश ख़त्म होते ही उसके बीच का जो टाइम था उसके बारे में अध्ययन करेंगे कि बीच का समय कैसा था। बीच में कुछ वर्ष तक गैप रहता है, किसी भी विदेशी आक्रमणकारी से भारत जो है मुक्त रहता है उस टाइम तक। तो उस टाइम पे देखेंगे कि क्या माहौल था, क्या गैप था, उस बीच में राजा लोग, हमारे जो भारतीय राजवंश थे, उनके जो शासक थे वो क्या कर रहे थे, इसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। उसके बाद आता है दिल्ली सल्तनत। फिर हमारा दिल्ली सल्तनत शुरू हो जाता है 1206 से 1526 ईस्वी तक। इसके अंतर्गत आता है गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश आता है, लोधी वंश आ जाता है। तो इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। ठीक है, इसको आगे देखते हैं। फिर आता है इसी समय पे, जब दिल्ली सल्तनत चलता रहता है, इसी बीच में दक्षिण भारत में तो बड़े साम्राज्यों का उदय होता है। बहमनी साम्राज्य है और विजयनगर साम्राज्य है। इसी बीच में हम लोग देखेंगे छोटे छोटे जो प्रांतीय राज्य हैं उनका भी उदय होता है। लेकिन उन प्रांतीय राज्यों को ज़्यादा नहीं देखना है, थोड़ा बहुत ये जानना है कि कौन से, जैसे बंगाल था, मराठा था। ठीक है, इनके बारे में देखेंगे। उसके बाद आता है सूफी साम्राज्य का उदय और सूफी एवं भक्ति आंदोलन के बारे में देखेंगे। फिर मंगोल आक्रमण, फिर दिल्ली सल्तनत का पतन हो जाता है और दिल्ली सल्तनत के पतन के बाद इसके बारे में देखेंगे कि जो दिल्ली सल्तनत में सैयद वंश, लोधी वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश जो हैं, और इन सब के बारे में जितने भी वंश थे इनके बारे में, इनकी सैन्य व्यवस्था, शासन व्यवस्था, समाज, इनकी प्रशासनिक व्यवस्था कैसी थी और इससे आज के उसको
कवर करेंगे। आज के उसमें देखेंगे, आज के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे कि वर्तमान में इससे कितना समानता थी। पहले जो प्रशासनिक व्यवस्था थी, सैन्य व्यवस्था थी, समाज था, उसे आज के बारे में देखेंगे, कनेक्ट करेंगे कि कितनी समानता थी और प्रशासन कैसे चलता था। उसके बाद हम देखेंगे कि मुग़ल वंश का उदय होता है। बाबर हुमायूं आता है, शेरशाह सूरी पढ़ेंगे हम, फिर अकबर को पढ़ेंगे, जहांगीर को पढ़ेंगे, शाहजहाँ को देखेंगे फिर, ठीक है। उसके बाद है कि औरंगजेब है, ठीक है। उसके बाद होता है मुग़ल कालीन परिदृश्य। मुग़ल काल के समय में कैसे शासन व्यवस्था, सैन्य व्यवस्था, सारी समाज कैसा था, इनका सामाजिक परिदृश्य कैसा था, उसके बारे में देखेंगे, अध्ययन करेंगे। और इसमें बहुत सारे जो हैं इम्पोर्टेंट हैं, जैसे कि औरंगजेब की नीतियाँ कैसी थी, बहुत क्रूर शासक था। शेरशाह सूरी, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसकी नीतियों के बारे में देखेंगे, अच्छी नीतियाँ थी। अकबर की नीतियाँ काफ़ी अच्छी थी, ठीक है। तो ऐसे ही सबके बारे में कनेक्टिविटी बैठाते हुए आगे बढ़ेंगे। उसके बाद फिर ये होता है मराठों का उत्कर्ष प्रारंभ हो जाता है, मराठों का उत्कर्ष, ठीक है। उसके बाद मराठों के उत्कर्ष के बाद 1760 का भारत, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। 1760 का इसी समय पे यूरोपियों का आगमन और पुर्तगाली जो थे वो भारत आने लगते हैं। तो ये देखेंगे कि 1760 का भारत कैसा था। उसके बाद आता है अपना यूरोपीय शक्ति का आगमन हो जाता है भारत में, अंग्रेज़ों का आगमन हो जाता है, फिर हमारा यहाँ से मॉडर्न इंडिया शुरू हो जाती है। तो इसको हम लोग आपको सीरियल वाइज लेते हुए कवर कराएंगे, ठीक है। ठीक है फ्रेंड्स, तो फिर थैंक यू।